हम अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ हमें एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। जी बिल्कुल, एकदम सटीक जवाब चाहिए होता है ना? मतलब अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कह देता है कि समस्या यहाँ है। हाँ, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। हमें ऐसी स्पष्ट चीजें बहुत पसंद आती हैं जिन्हें आसानी से अलग अलग खानों में बांटा जा सके। मतलब ये सही है, ये गलत है। ये काला है, ये सफेद है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की दुनिया में कदम रखते हैं तो तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। सही बात है, चीजें उतनी साफ नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो पूरी तरह से धुंधला है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी धुंधलेपन को साफ करना है। जी। हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट्स, कूटनीतिक बयान, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और तकनीकी शोध का एक बहुत बड़ा संग्रह है। और दिलचस्प बात यह है कि संसद के नए कानूनों से लेकर माइक्रोस्कोपिक जीवों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। और इस विश्लेषण में हमारा नियम बहुत सीधा रहेगा, बिना किसी वैचारिक पक्षपात के सिर्फ तथ्यों और तर्कों की गहराई में जाना। एकदम सही। तो इस अदृश्य धागे को समझने की शुरुआत अगर हम अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से करें तो तस्वीर बहुत साफ होने लगती है। हाँ, क्योंकि देखिए, जो नीतियां देश का भविष्य तय करती हैं, उनकी जड़ें हमारे संवैधानिक ढांचे में ही होती हैं। और इसी ढांचे को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं संविधान के 131वें संशोधन बिल की। जी, जिसका लक्ष्य 2029 तक लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करना है। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ जो पेच फंसा है वो है 2026 का नया परिसीमन। सरकार ने आश्वस्त करने की कोशिश तो की है। गृह मंत्री ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए वो अपने आप में बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जब लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों की सीटें 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी। अच्छा, मतलब संख्या बढ़ रही है। हाँ, और उनका कुल प्रतिशत 23.76 से बढ़कर 23.87% हो जाएगा। ये तो आधिकारिक आंकड़ा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर इसका भारी विरोध भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने इस बिल की प्रतियां तक जलाई। जी, और ये मांग रखी कि अगले 25 वर्षों तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाए। विपक्ष की चिंता यह है कि ये पूरी प्रक्रिया संघीय ढांचे को कमजोर कर देगी। और समाजवादी पार्टी का रुख यह है कि जब तक वर्तमान जनगणना पूरी नहीं हो जाती इसे लागू ही न किया जाए। लेकिन एक मिनट जरा इस गणित को डिकोड करते हैं। जी बताइए। मैंने इन आंकड़ों को देखा है। दक्षिण की कुल सीटें बढ़ रही हैं, उनका जो कुल प्रतिशत है वो भी बहुत मामूली सही लेकिन बढ़ रहा है। हाँ, गणित के हिसाब से तो बढ़ रहा है। तो गणित के हिसाब से तो उनका नुकसान नहीं हो रहा है ना। फिर ये संघवाद या क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर इतना भारी डर क्यों है? मतलब क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी चिंता है? देखिए, ये डर सिर्फ संख्या का नहीं है, ये आनुपातिक शक्ति यानी प्रोपोर्शनल पावर का है। इसे ऐसे समझिए, 1971 की जनगणना के आधार पर जब सीटों को फ्रीज किया गया था तो उसका एक बड़ा कारण उन राज्यों को पुरस्कृत करना था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया था। हाँ, और इसमें दक्षिण के राज्य बहुत आगे थे। बिल्कुल। अब विपक्ष की वास्तविक चिंता ये है कि भले ही दक्षिण की सीटें 195 हो जाएं, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों की आबादी के कारण उनकी सीटें इतनी विशाल संख्या में बढ़ सकती हैं कि वे संसद में 2/3 बहुमत के आंकड़े को अकेले ही प्रभावित कर सकें। ओह अच्छा, मतलब वो अकेले ही बहुमत बना सकते हैं। जी, जब संविधान में कोई बड़ा संशोधन करना हो या राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनानी हो तो दक्षिण की सौदेबाजी की ताकत, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो कम हो सकती है। ये असल में सत्ता के भौगोलिक संतुलन के खिसकने का डर है। ये बहुत अहम बात है। ये सिर्फ वोट डालने की बात नहीं है, बल्कि उस वोट की राष्ट्रीय स्तर पर क्या कीमत है, ये उसकी बात है। सही कहा। और जब मतदान की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का पश्चिम बंगाल को लेकर आया हालिया आदेश भी इस अधिकार की गहराई को बताता है। जी, उस आदेश में क्या खास था? जिन मतदाताओं के नाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने 21 या 27 अप्रैल तक क्लियर कर दिए हैं, वे अब वोट डाल सकेंगे, भले ही पहले उनका नाम काट दिया गया हो। और इस फैसले में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच की टिप्पणी बहुत मायने रखती है। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वोट देने का अधिकार कोई रूखी सूखी प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है।
ये सीधे तौर पर नागरिकों की भावनाओं से जुड़ा है। मतलब जब किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है तो वो सिर्फ एक कागज से नहीं कटता। बिल्कुल नहीं। वो उस व्यक्ति के अपनी मातृभूमि, अपने समाज के साथ जो जुड़ाव है, उस पर एक गहरी चोट होती है। और यही वो बिंदु है जहां संविधान सिर्फ कानूनों की किताब न रहकर आस्था और भावनाओं का रक्षक बन जाता है। एकदम सही बात है। और आस्था की बात करें तो 9 जजों की संविधान पीठ अब सबरीमाला फैसले की समीक्षा कर रही है। यह सीधा सवाल है कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव को कैसे देखा जाए। जी, और इस मामले में कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आवश्यक धार्मिक प्रथाओं और सुधार योग्य प्रथाओं के बीच अंतर करना। तो ये तय कैसे होता है? अदालतें अक्सर धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक परंपराओं का गहराई से अध्ययन करती हैं, ये देखने के लिए कि क्या कोई विशेष प्रथा उस धर्म के मूल अस्तित्व के लिए इतनी जरूरी है कि उसके बिना वो धर्म ही बदल जाएगा। समझ रही हूँ। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म को अबाध रूप से मानने की आजादी देता है, लेकिन वहीं अनुच्छेद 14 और 15 समानता की बात करते हैं। हाँ, तो टकराव तो होगा ही। बिल्कुल। क्या एक प्राचीन परंपरा सिर्फ इसलिए संवैधानिक संरक्षण पा सकती है क्योंकि वो सदियों पुरानी है, या फिर उसे आधुनिक समानता के पैमाने पर परखा जाना चाहिए? ये संतुलन खोजना ही इस समीक्षा का मुख्य केंद्र है। ये एक ऐसा कानूनी और दार्शनिक सवाल है जिसका असर देश की सामाजिक दिशा पर पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने एक्सरे को थोड़ा जूम आउट करें और भारत की सीमाओं से बाहर देखें। जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? हाँ, तो सत्ता और संसाधनों का ये संघर्ष वैश्विक स्तर पर और भी ज्यादा जटिल नजर आता है। कूटनीति और ऊर्जा संकट के बीच जो उथल-पुथल मची है, वो भारत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मध्य पूर्व का परिदृश्य इस वक्त सबसे ज्यादा अस्थिर है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है, उसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारी रुकावट पैदा कर दी है। और ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। दुनिया की लगभग 20% तेल और गैस आपूर्ति यहीं से गुजरती है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी तक की धमकी दे डाली है। बाप रे। हालांकि इसी बीच लबनान और इजराइल के बीच 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा भी हुई है, लेकिन बुनियादी तनाव जस का तस है। और इस पूरे संकट का सबसे अजीब और विरोधाभासी आर्थिक प्रभाव तो अमेरिका पर ही पड़ रहा है। वो कैसे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका नेट क्रूड निर्यातक बनने के करीब पहुंच गया है। क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते में खतरा है, इसलिए यूरोपीय और एशियाई देश मध्य पूर्व का विकल्प तलाशते हुए अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। और यहीं पर विश्व बैंक की पूर्व अधिकारी कीको होंडा का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा? उनका आकलन है कि इस पूरे वैश्विक ऊर्जा संकट को झेलने के मामले में भारत दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में खड़ा है। इस स्थिति को मैं एक उपमा से समझना चाहूंगी। ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसे विशाल समुद्री जहाज की तरह है जिसने तूफान आने से पहले ही अपने सोलर सेल यानी सौर ऊर्जा के पाल खोल लिए हैं। बहुत सही उपमा है ना? ऐसा नहीं है कि इस जहाज को अब डीजल की जरूरत नहीं है, हम अभी भी भारी मात्रा में तेल आयात करते हैं, लेकिन हर नया इलेक्ट्रिक वाहन जो सड़क पर उतरता है और हर नया सोलर पार्क जो बनता है, वो इस वैश्विक तेल के झटके के असर को थोड़ा कम कर देता है। जी बिल्कुल। हालांकि एक सवाल दिमाग में आता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं जो अपनी कमाई भारत भेजते हैं। हाँ, रेमिटेंस। तो इस अस्थिरता से उस रेमिटेंस पर तो भारी असर पड़ेगा। क्या हमारे हाई स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स इस कमी की भरपाई कर पाएंगे? देखिए, होंडा के विश्लेषण का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर केंद्रित है। भारत की जो रेमिटेंस अर्थव्यवस्था है, वो अब केवल खाड़ी देशों में काम करने वाले ब्लू कॉलर श्रमिकों पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। अच्छा, तो बदलाव आया है। बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में। अब भारत की एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स ग्लोबल स्तर पर डेटा साइंटिस्ट्स, एआई डेवलपर्स और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के रूप में काम कर रही है। इनकी आय का स्तर बहुत अधिक है। तो वो उस नुकसान को कवर कर सकते हैं। जी, इसलिए भले ही मध्य पूर्व से आने वाले रेमिटेंस में उतार चढ़ाव आए, ये नया हाई स्किल्ड रेमिटेंस उस झटके को सोखने की क्षमता रखता है। और शायद यही आर्थिक आत्मविश्वास भारत की मौजूदा कूटनीति में भी झलकता है। हाल ही में पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टोकर के बीच जो द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसका संदेश बहुत स्पष्ट था। हाँ, उन्होंने किस बात पर जोर दिया? दोनों ने इस बात पे जोर दिया कि चाहे मध्य पूर्व का संकट हो या यूक्रेन का, उनका कोई भी सैन्य समाधान संभव नहीं है। ये भारत की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जो नियम आधारित व्यवस्था की वकालत करती है।
जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत हावी होने लगता है तो विकासशील देशों के व्यापार और विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। सही बात है। भारत पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, लेकिन किसी भी सैन्य गुटबाजी का हिस्सा बने बिना। लेकिन देखिए, एक नियम आधारित व्यवस्था की उम्मीद करना और असलियत में उसका पालन होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जी, जमीनी हकीकत अलग होती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण हमें जाम्बिया में देखने को मिला। भारत को वहां कोबाल्ट और तांबे की खोज के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आवंटित किया गया था, लेकिन अब यह पूरी वार्ता एक गतिरोध का शिकार हो गई है। इसका कारण विशुद्ध रूप से कानूनी और भू राजनीतिक है। वो कैसे? कोबाल्ट और तांबा आज के समय में नए सोने की तरह हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को स्थिर रखने के लिए कोबाल्ट बहुत जरूरी है और इसके बिना कोई भी ग्रीन ट्रांजिशन संभव नहीं है। बिल्कुल, उसके बिना तो ईवी बन ही नहीं सकते। भारत ने वहां अपने भूवैज्ञानिकों की टीम भी भेजी थी, लेकिन जब तक जाम्बिया की सरकार की ओर से खनन अधिकारों को लेकर एक ठोस और बाध्यकारी कानूनी आश्वासन नहीं मिलता, तब तक कोई भी भारतीय कंपनी वहां करोड़ों डॉलर का निवेश नहीं करेगी। मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। जी, ये दर्शाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स हासिल करने की राह में सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि कूटनीतिक और कानूनी सुरक्षा सबसे बड़ी शर्त है। और खनिजों और संसाधनों की इस वैश्विक दौड़ का असर हमारी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था और नीतियों पर कैसे पड़ रहा है, ये देखना भी बहुत जरूरी है। एक खबर जो ज्यादा चर्चा में नहीं है वो ये है कि भारत सरकार सल्फर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने या उसे सीमित करने पर विचार कर रही है। और ये मध्य पूर्व के उसी संकट से सीधे तौर पर जुड़ा है जिसकी हमने अभी चर्चा की। अच्छा, कैसे? वहां से आने वाले सल्फर के आयात में भारी कमी आई है और चीन भी अपने निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि भारत को सल्फर की इतनी जरूरत क्यों है? हाँ, इसका मुख्य इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका मुख्य इस्तेमाल SSP और अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरक बनाने में होता है। अगर भारत ने अपना सल्फर बाहर भेज दिया तो घरेलू किसानों के लिए खाद का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। और इसका सीधा असर हमारी खाद्य सुरक्षा और महंगाई पर पड़ेगा। बिल्कुल। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में चलने वाली एक मिसाइल भारत के खेतों में खाद की कमी पैदा कर सकती है। बहुत सही कहा आपने। और सिर्फ खाद ही नहीं, हमारे उद्योगों पर भी बाहर से भारी दबाव आ रहा है। यूरोपियन यूनियन जनवरी 2028 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या जिसे CBAM कहते हैं, उसका विस्तार कर रहा है। इसमें 180 नए उत्पादों को शामिल किया जा रहा है। इस CBAM की कार्यप्रणाली को समझना बहुत जरूरी है श्रोताओं के लिए। यूरोपियन यूनियन अपने यहाँ के उद्योगों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारी नियम और टैक्स लगा रहा है। जी। अब अगर वे बाहर से, मान लीजिए भारत से, सस्ता स्टील या एल्यूमिनियम बिना किसी टैक्स के आयात करते हैं तो उनके अपने उद्योग तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, प्रतियोगिता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यूरोप में सामान बेचना चाहते हैं और उसे बनाने में आपने भारी कार्बन उत्सर्जित किया है तो आपको यूरोप की सीमा पर वो टैक्स चुकाना होगा। बाप रे, इससे तो भारतीय निर्यातों की लागत बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस कार्बन टैक्स का जो दबाव है वो अब हमारे अपने ऑटो सेक्टर पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, कैफे 3 नॉर्म्स। जी, 2027 के लिए कैफे 3 कार्बन एमिशन नॉर्म्स पर आखिरकार ऑटो सेक्टर में सहमति बन गई है। पहले तो छोटे और बड़े कार निर्माताओं के बीच इस पर भारी खींचतान चल रही थी। तो क्या समाधान निकला? नए ड्राफ्ट में एक फ्लैट कंप्लायंस कर्व और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुपर क्रेडिट्स का प्रावधान रखा गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि CBAM का टैक्स और कैफे 3 के कड़े नियम, क्या हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से ये ग्रीन ट्रांजिशन करने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, यह दबाव वास्तविक है। छोटी कार बनाने वाली कंपनियों की चिंता यही थी कि वे इस तेज बदलाव का आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगी। हाँ। लेकिन जो ये सुपर क्रेडिट्स का तंत्र लाया गया है, ये एक बहुत ही स्मार्ट गणितीय समाधान है। ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई कार कंपनी एक इलेक्ट्रिक वाहन बेचती है तो सरकार कागजों पर उस एक बिक्री को 3 EV की बिक्री के बराबर मानेगी। अच्छा, 1 को 3 माना जाएगा। जी, इससे फायदा ये होगा कि उस कंपनी के द्वारा बेची गई सभी कारों का जो औसत प्रदूषण स्तर मापा जाएगा वो गणितीय रूप से बहुत नीचे आ जाएगा। ये कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करने के लिए एक सीधा प्रोत्साहन है। बहुत स्मार्ट है। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी तकनीक को तेजी से क्लीन नहीं करते हैं तो CBAM जैसे टैक्स हमें भविष्य में ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह बाहर कर देंगे। ये बिल्कुल सही कहा। पर्यावरण के इस दबाव से निपटने का अब केवल एक ही रास्ता बचा है और वो है उन्नत तकनीक का सहारा लेना। और जब हम तकनीक की बात करते हैं तो आज हर रास्ते का अंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही होता है। जी, AI हर जगह है।
अब देखिए, केरल के शोधकर्ता एन अलीम यूसुफ को WWF का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उन्होंने न्योफाइट आईडी नाम का एक ऐप बनाया है जो योलो V11 मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। इसका काम है आक्रामक प्रजातियों की पहचान करना। आक्रामक प्रजातियां वो बाहरी पौधे या जीव होते हैं जो किसी नए इकोसिस्टम में घुसकर वहां के स्थानीय पौधों का पूरा पानी और पोषण सोख लेते हैं। बिल्कुल। इस ऐप में जो योलो तकनीक इस्तेमाल हुई है उसका मतलब होता है यू ओनली लुक वंस। अच्छा। ये कोई साधारण इमेज स्कैनर नहीं है जो तस्वीर को पिक्सल दर पिक्सल पढ़ता है। ये पूरे संदर्भ को एक ही बार में समझ लेता है। आप जंगल में हैं, आपने अपने फोन से एक तस्वीर खींची और ये पलक झपकते ही बता देगा कि ये पौधा इस जंगल का हिस्सा है या एक खतरा है। अरे वाह! और फिर ये जियो स्पेशल ट्रैकिंग के जरिए उसका एक मैप भी बना देता है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे AI का इस्तेमाल इकोलॉजी को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर हो रहा है। और हमारे जंगलों में कितनी सूक्ष्म और नाजुक विविधता है, इसका अंदाजा त्रिपुरा से आई एक खबर से लगता है। वहां क्या मिला है? वहां बेंट टोड गेको की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम शोधकर्ता जयदित्य पुरकायस्थ के सम्मान में सर्टोडेक्टाइलस जयदित्याई रखा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रजाति का निवास क्षेत्र केवल 8 से 12 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से दायरे तक सीमित है। और यही वो कारण है कि हमें ऐसी योलो जैसी तकनीकों की सख्त जरूरत है। सोचिए, एक जीव जो दुनिया में सिर्फ उसी 8-10 किलोमीटर के इलाके में पाया जाता है। जी। अगर वहां कोई अनियंत्रित निर्माण हो जाए या कोई आक्रामक पौधा फैल जाए तो एक पूरी की पूरी प्रजाति हमेशा के लिए पृथ्वी से मिट जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। इकोलॉजी को बचाने में AI हमारी मदद कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन AI का एक दूसरा रूप भी है जो साइबर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? एंथ्रोपिक कंपनी ने एक नया माइथोस AI मॉडल तैयार किया है। ये इतना शक्तिशाली है कि ये सॉफ्टवेयर कोडिंग के अंदर की 0-डे वल्नरेबिलिटीज को खुद ही स्कैन करके ढूंढ सकता है, और इसकी इसी ताकत की वजह से इसे आम जनता के लिए रिलीज नहीं किया जा रहा है। देखिए, 0-डे को समझना बहुत दिलचस्प है। ये सॉफ्टवेयर में एक ऐसी कमी होती है जिसके बारे में उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले को भी नहीं पता होता। अच्छा, बनाने वाले को ही नहीं पता? जी, क्योंकि बनाने वाले को ही नहीं पता, इसलिए वो इसे ठीक करने के लिए कोई अपडेट भी नहीं दे सकता। यानी बचाव के लिए 0 डेज या 0 दिन का समय होता है। ओह, अब समझी। पहले विशेषज्ञ या हैकर्स महीनों कोडिंग में माथापच्ची करते थे, तब जाके ऐसी कोई कमी मिलती थी। माइथोस ये काम अपने आप कर सकता है। असीम जाखर और शारदा टिक्कू जैसे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बग खोजने की जो पूरी इकोनॉमी है वो बदल जाएगी। लेकिन यहाँ ये बात गले नहीं उतरती। अगर कोई AI सिस्टम इतनी आसानी से और इतनी तेजी से किसी भी सॉफ्टवेयर की कमजोरी पकड़ सकता है, तो क्या ये हैकर्स के हाथ में एक स्वचालित मशीन गन देने जैसा नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या कोई भी कंपनी या उसका डिफेंस सिस्टम इतनी तेज रफ्तार से काम कर पाएगा कि वो AI की स्पीड को रोक सके? ये सवाल पूरी साइबर सुरक्षा इंडस्ट्री को रात में जगाए हुए है। लेकिन शारदा टिक्कू का विश्लेषण एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू सामने लाता है। क्या है वो पहलू? आज की तारीख में किसी भी बड़ी टेक कंपनी के सामने असली चुनौती कमियों को खोजना नहीं है। उनके पास पहले से ही कमियों की एक लंबी लिस्ट होती है। असली चुनौती है उन कमियों को पैच करना या ठीक करना बिना पूरे नेटवर्क को ठप किए। हाँ, वो सबसे मुश्किल काम है। माइथोस जैसे मॉडल सिर्फ उन कमियों की लिस्ट को और लंबा कर देंगे, लेकिन ये तय करना कि कौन सी कमी सबसे खतरनाक है और उसे कंपनी के जटिल नेटवर्क में कैसे ठीक करना है, इसके लिए मानवीय विशेषज्ञता की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। तो आज की इस गहरी चर्चा से यह साफ होता है कि दुनिया अब अलग-अलग खानों में नहीं बटी है। संसद में दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व की जो बहस है, वो सत्ता के उसी संतुलन की खोज है जो दुनिया कूटनीति के जरिए ऑस्ट्रिया की वार्ताओं में खोज रही है। जी, और मध्य पूर्व का तनाव और हुर्मुज जलडमरू मध्य की रुकावटें केवल तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि भारत के उर्वरक निर्यात को रोक रही हैं और जाम्बिया में क्रिटिकल खनिजों की दौड़ को तेज कर रही हैं। बिल्कुल। और इन सभी वैश्विक और आर्थिक दबावों का सीधा असर ये हो रहा है कि हम सीबाम और कैफे 3 जैसे कड़े पर्यावरण नियमों की ओर धकेले जा रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए AI हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बन रहा है, चाहे वो जंगलों में आक्रामक पौधों को ढूंढना हो या साइबर स्पेस में कोडिंग की कमियों को। एकदम सही। हर एक घटना एक दूसरे को प्रभावित कर रही है
और इसी जुड़ाव के साथ श्रोताओं के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विचार पीछे छूट जाता है। आज हमने देखा कि एआई कैसे डेटा और कोडिंग की जटिलताओं को सुलझा रहा है। तो क्या ये संभव है कि भविष्य में माइथॉस जैसे उन्नत एआई मॉडल केवल सॉफ्टवेयर के बग्स ही न ढूंढे, बल्कि मध्य पूर्व के जटिल विवादों या जाम्बिया के खनिज अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियां ड्राफ्ट करने लगे? ये तो बहुत बड़ा विचार है। या फिर हमारे घरेलू कानूनों का मसौदा तैयार करने में मदद करें? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंसानियत के जो छिपे हुए पूर्वाग्रह हैं वे हमेशा के लिए हमारी तकनीक के जरिए हमारे कानूनों में भी कोड हो जाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहें और विचार करते रहें।